ओके फाइन, कंटिन्यूइंग फर्दर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था इंच वाईफाई इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंच वाईफाई में एन अपन ने पढ़ा था नेगेटिव एक्ट। नेगेटिव एक्ट में अपन ने पढ़ा था नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग मतलब अगर मैं लेक्चर लेने के लिए मुझे पैसा मिल रहा है तो वो एक्टिव सर्विसेज है, उसके ऊपर जीएसटी आने वाला है। बट अगर लेक्चर नहीं लेने के लिए मुझे पैसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को सर क्लासेस वालों ने बोला है कि सर आप हमारी क्लास में पढ़ाओगे तो दूसरे क्लास में मत पढ़ाना। तो अगर उसके लिए मुझे एडिशनल पैसा मिल रहा है तो पैसिव सर्विस हो गया, उसके ऊपर भी जीएसटी आने वाला है। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आईसीआई के मॉड्यूल में पेज नंबर 2.53 पे एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, ये जो एटलीस्ट ये एक्चुअली नया अमेंडमेंट भी आप बोल सकते हो। लिक्विडेशन डैमेजेस कंपेंसेशन पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। एकदम सिंपल है। आप अगर कोई ब्रीच ऑफ लॉ मतलब बेसिकली अगर आप कोई सिग्नल तोड़ रहे हो और सिग्नल तोड़ने पे ऑब्वियसली वो पुलिस वाले आप पे फाइन मारेंगे, चालान मारेंगे, तो उस पे जीएसटी आने वाला है या नहीं आने वाला है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो सेक्शन नंबर 11 में बोल दिया है फाइन्स और लिक्विडेशन डैमेजेस पे टैक्स नहीं आता है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, सेक्शन 11 एग्जेम्पशन करके है जो आगे आएगा, बट थोड़ा बहुत भी याद है तो सेक्शन 11 एग्जेम्पशन में बोला हुआ है कि फाइन्स और लिक्विडेशन डैमेजेस में टैक्स नहीं आता है। इट इज एन एग्जेम फ्रॉम टैक्स, फाइन्स एंड लिक्विडेशन डैमेजेस। अब इधर क्वेश्चन ये अराइज हो गया है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा होता है, जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जैसे मेरे और क्लास के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि सर आपको ये बैच कंप्लीट करना है। अगर ये आप बैच बिना कंप्लीट किए चले जाते हो, बैच बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो आपको XYZ से 2 लाख का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सो एग्रीमेंट में लिखा है कि सर आपको बैच पूरा कंप्लीट करके जाना है। आपने स्टार्ट किया तो मैंने बैच स्टार्ट किया और अगर मैं बीच में छोड़ के चला गया तो मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कंपेंसेशन का एग्जाम्पल है 2 लाख रुपए मेरे को पे करना पड़ेगा। बहुत बार एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा होता है, कंपनी बोलती है कि सर आप 15 साल के लिए हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हो। अगर 15 साल के पहले आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो आपको हम लोग को कंपेंसेशन दे के कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। सो कंपनी छोड़ने के लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा। मेरे को अगर बैच बीच में इनकम्प्लीट करके जाने का है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं, जैसे बिल्डर बोलता है कि मैं आपको फ्लैट बेच रहा हूँ और फ्लैट के अगेंस्ट मैंने उसको टोकन दे दिया। अब वो बोलता है कि बैलेंस पेमेंट 45 डेज में देने का है। सो मैंने टोकन दे दिया, बैलेंस पेमेंट 45 डेज में नहीं दिया, तो जो बिल्डर होता है वो टोकन अमाउंट को अपने पास रख लेता है। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन डैमेजेस कंपेंसेशन पेनल्टी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है। सो अब इधर क्वेश्चन ये है कि ये सब पे जीएसटी आने वाला है या नहीं आने वाला है। सर एक क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ? बिकॉज शेड्यूल 2 में बोला है रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट मतलब कुछ चीज नहीं करना। नहीं करने का एग्जाम्पल नॉन कम्पीट अग्रीमेंट, इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे आपके लिए क्लेरिफिकेशन दिया है जो आपको चालू करना है यहां से। पहले सारे डेफिनेशंस दिए हुए। सिचुएशन नंबर ए, सिंस ये अमेंडमेंट है, नए है क्लेरिफिकेशन, तो मैं इसको आपको आराम से रीड करके बता रहा हूं, मैं इसको समराइज करके नहीं दे रहा हूं। लिक्विडेशन डैमेजेस, लिक्विडेशन डैमेजेस का मीनिंग वही है जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो तो आप सामने वाले को कंपेंसेशन दोगे, वो आप अग्री करते हो। सो इट इज कॉमन फॉर पार्टीज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेसिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट itself the compensation that would be payable in the event of breach of contract. Black's Law Dictionary defines liquidation damages as a cash compensation agreed to be signed written contract for breach of contract payable by the aggrieved party. बराबर है। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जैसे मैंने बोला पूरा बैच कंप्लीट करूंगा बट अगर नहीं किया तो मैं आपको कंपेंसेशन दूंगा, उसको लिक्विडेशन डैमेजेस बोलते हैं। अब इसका टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा? सो ये जो है बेटा इधर तक ये पूरा इन लोगों ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है कि लोग बोलते हैं, इसमें डिस्प्यूट क्यों अराइज हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि सर जो पेनल्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट इसलिए होता है सो दैट सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूट करे।
अगर कोई पेनल्टी नहीं रखेंगे तो इन दैट केस उसका मतलब ये है कि सामने वाले पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, वो बीच में छोड़ के चले जाएगा। सो हम लोग का मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो लिक्विडेशन डैमेज लेना नहीं है कि सामने वाला छोड़ के चला गया तो मैं 2 लाख ले लूंगा। मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि वो पूरा बैच कंप्लीट करके जाए। सो पूरा बैच कंप्लीट करने के लिए वो लिक्विडेशन डैमेज रखा हुआ है, सो दैट एक फियर रहे कि अगर मैं बैच छोड़ दूंगा तो 2 लाख मुझे देना पड़ेगा। सो ये बोल रहा है, ये पूरा जो आपको ऊपर तक मैंने जो ये जो पॉइंट है वो वही बोल रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू लेवी द लिक्विडेशन डैमेजेस। द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करो, उसके लिए आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहे, उसके लिए आपके पास एक फियर रहे कि आपको 2 लाख नहीं तो पे करना पड़ेगा। सो वेदर उसके ऊपर जीएसटी आने वाला है या नहीं आने वाला है। Where the amount is paid as a liquidation damages is the amount paid only to compensate the injury, loss, or damage suffered by the aggrieved party due to the breach of contract, and there is no agreement expressed or implied by the aggrieved party receiving the liquidation damages to refrain from or tolerate to do anything for the party paying the liquidation damages. In such a case, liquidation damages are merely the flow of money from a party who causes the breach of contract to the party who suffered the loss or damages due to the such breach. Such payment do not constitute a consideration for supply and are not taxable. बेटा जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया ना वो ये सारे पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको दो चीज पढ़नी है। लिक्विडेशन डैमेजेस का मतलब है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज करता हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। कंक्लूजन मुझे क्या बोलता है कि अगर सपोज मेरे को क्लास वाले ने बोला था कि सर बैच कंप्लीट नहीं किया तो हम लोग को स्टूडेंट को रिफंड देना पड़ेगा और स्टूडेंट को इंटरेस्ट के साथ रिफंड देना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग को नया प्रोफेसर हायर करना पड़ेगा और एंड मोमेंट पे जो प्रोफेसर आएगा वो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा लेगा। आपने 100 रुपया बोला था तो 150 रुपया लेगा बिकॉज एंड मोमेंट पे आ रहा है। तो ये वाले केस में जो मैं पैसा दे रहा हूं, मैं क्लास वाले को इसके लिए पैसा नहीं दे रहा हूं कि वो मुझे बोल रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो तो बाजू में जाके नहीं पढ़ा सकते। पैसा उसका नहीं है। पैसा क्यों दे रहा हूं मैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज किया है तो सामने वाले को जो लॉस होएगा रिफंड देने की वजह से या न्यू प्रोफेसर हायर करने की वजह से मैं उसको कंपेंसेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पैसा दे रहा हूं, सिर्फ मनी फ्लो हो रहा है। मुझे सामने वाला कोई सर्विस नहीं दे रहा है कि आप मुझे ऐसा नहीं बोला है कि आप कहीं और जाके नहीं पढ़ा सकते। तो इन दिस केस जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्योर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है और उसको सप्लाई मानने वाले नहीं है। कंसीडरेशन है बट वहां पे सर्विस नहीं है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ओके, पॉइंट नंबर बी, सॉरी पॉइंट नंबर बी, चेक डिसऑनर और पेनल्टी। पॉइंट नंबर ए था लिक्विडेशन डैमेजेस पे टैक्स आएगा नहीं आएगा, सिंपल है। अगर मैंने बैच छोड़ दिया है मैं उसको कंपेंसेशन दूंगा। कंपेंसेशन के अगेंस्ट अगर कुछ क्लॉज नहीं है कि आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ये नहीं वो नहीं, तो उस पर टैक्स नहीं आएगा। बिकॉज मैं कंपेंसेट कर रहा हूँ जो मेरे वजह से डैमेज हुआ है, आइदर प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है या जैसे न्यू एडिशनल फीस देना पड़ा उसकी वजह से टैक्स नहीं आने। चेक डिसऑनर फाइन्स एंड पेनल्टी। सो बेसिकली अगर सपोज अपन ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि चेक अगर बाउंस हो गया तो आपको नया चेक तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको उसके लिए फाइन और पेनल्टी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये जो फाइन और पेनल्टीज है ये डिसऑनर चेक के रिलेटेड है। सो पेनल्टी इज इम्पोज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एनी एक्ट सिचुएशन बट अ फाइन इज इम्पोज फॉर नॉट tolerating, penalizing, thereby deteriorating and discouraging such act or situation. Therefore, check dishonor fine is not a consideration and not taxable. Again, point वही बोलता है, मॉड्यूल में पेज नंबर 2.58 पे हो अभी। अगेन पॉइंट वही बोलता है कि फाइन चेक अगर बाउंस हो गया तो चेक बाउंस होने के लिए अपन ने जो पेनल्टी चार्ज की है वो पेनल्टी अपन ने इसके लिए चार्ज नहीं किया है कि अगर आप चेक बाउंस हो गया तो आप ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते, मतलब टॉलरेट या रिफ्रेन वाला एक्ट नहीं है। यहाँ पे चेक बाउंस के लिए पेनल्टी अपन ने लगाई है सो दैट पार्टी मेक श्योर दैट चेक बाउंस नहीं हो, बिकॉज अगर बाउंस हो गया तो हेवी पेनल्टी आएगा। सो दिस इज, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ये वाले पार्ट में, deterring or discouraging such act or situation.
सो सिर्फ वो डिस्करेज करने के लिए पेनल्टी लगाया है, इसमें कोई कंसीडरेशन है बट इसमें कोई सप्लाई नहीं है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। सो लिक्विडेशन डैमेजेस में अगर मैं सिर्फ पैसा दे रहा हूं, सामने वाला लॉस सफर कर रहा है उसके लिए, तो नॉट अ सप्लाई। बट अगर मैं पैसा दे रहा हूं और सामने वाला बोलता है कि और नहीं पढ़ा सकते, तो वो रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट है, इट इज अ सप्लाई। चेक बाउंस का भी जो पेनल्टी होता है, इट इज नॉट बिकॉज कि चेक बाउंस हो गया तो पेनल्टी भरो, पेनल्टी भरोगे को कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चेक टाइम पे ऑनर होना चाहिए, इसके लिए वो पेनल्टी लगाया है, तो उसमें कोई सर्विस नहीं है, तो जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। फाइन इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किया है, सिग्नल तोड़ा या जो भी और कुछ भी, स्पीड पे गए या एक्सेस मिनिरल परमिसेबल लिमिट के बियॉन्ड आपने एक्सट्रैक्ट किया, तो इन लोग पेनल्टी लगाते हैं। सो ये जो पेनल्टी है, दैट इज नॉट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, पेनल्टी इज अगेन फॉर अ व्हाट यू से टू डिस्करेज टू ब्रिज दैट लॉ। तो यहाँ पे पेनल्टी कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए नहीं लगाया, पेनल्टी लगाया है सो दैट आप वो चीज नहीं करो, मतलब टू डिस्करेज एन एक्ट, नॉट टू डिस्करेज अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। सो दैट इज वाई इस पे टैक्स आने वाला नहीं है। सिंपल है, अगर आपको पैसा मिल रहा है कुछ चीज नहीं करने के लिए, मतलब एक्टिविटी नहीं करने के लिए, लेक्चर मत ले, लेक्चर ले, उसके लिए पैसा मिल रहा है तो टैक्स आता है। बट अगर कुछ चीज डिस्करेज करना है, जैसे चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, जैसे सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, उसके लिए पेनल्टी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना चाहिए नहीं तो डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए अगर फाइन्स और लिक्विडेशन डैमेजेस है तो जीएसटी नहीं आने वाला है। फोर फीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन इवेंट वेयर एम्प्लॉय इज लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर मिनिमम अग्रीड पीरियड। अग्रीमेंट में लिखा था कि 5 साल के लिए अपन काम करेंगे कंपनी के अंदर, 5 साल के पहले अगर अपन छोड़ के जाते हैं तो अपन ने बॉन्ड साइन किया था कि मैं आपको 10 लाख का कंपेंसेशन दूंगा। अगेन अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, तो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो पैसा दे रहा है, बट उसके अगेंस्ट उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम करना है एंड सो ऑन। सो अगर नॉन कम्पीट अग्रीमेंट हो जाता तो टैक्स आ जाता, बट यहाँ पे सिर्फ मैं पैसा दे रहा हूं बिकॉज मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया है, तो ये जो अग्रीमेंट है ये इसके लिए पेनल्टी है कि एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एम्प्लॉय उसको ऑनर करे। सो अगर आपने बोला है कि 5 साल में कंपनी नहीं छोड़ूंगा, तो 5 साल तक एम्प्लॉय वो कंपनी ना छोड़े, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एम्प्लॉय छोड़ ही नहीं सकता या दूसरा राइवलरी ज्वाइन नहीं कर सकता, इट इज नॉट लाइक दैट। सो इन दैट केस अगेन जीएसटी आने वाला है या नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, therefore such amount recovered by employer are not taxable as a consideration for agreeing or tolerating an act. लेट फीस, सरचार्ज और लेट पेमेंट, सरचार्ज और फीस। सो ये अपना पॉइंट मेरे को बोलता है कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो आप जब भी पैसा दोगे तो आप इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस के साथ आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये वैल्यूएशन चैप्टर में आप लोग अच्छे से समझ जाएगा और डिटेल में, बराबर है। यहाँ पे मेरे को क्या बोलता है, मैंने आपको लेक्चर लिया, मैंने आपको बोला 7 तारीख को मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, अगर 7 तारीख को आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आप पे 100 रुपए का पेनल्टी एवरी डे डिले का चार्ज करूंगा। सो गवर्नमेंट बोलता है ये मार्केट प्रैक्टिस है, ये बेसिकली क्लासेस में नॉर्मली नहीं होता है, बट ये बिजनेस प्रैक्टिस ही होता है कि आप अगर कोई पेमेंट लेट करो तो पेमेंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट और पेनल्टी लोग चार्ज करते हैं। तो ये नेचुरली बंडल्ड सर्विस हो गया। नेचुरली बंडल्ड सर्विस मतलब यहाँ पे दो सप्लाई हो रहा है, एक अपन इंटरेस्ट ले रहे हैं और एक अपन जो एक्चुअल सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा ले रहे हैं। सो लेक्चर का मैंने पैसा लिया प्लस इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लिया, और ये कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में कि अगर डीले होएगा तो डीले के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब ये कंपोजिट सप्लाई है। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो अगर प्रिंसिपल एलिमेंट टैक्सेबल होएगा तो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होएगा, लेट फीस और पेनल्टी भी टैक्सेबल होएगा। मैं रीड कर रहा हूं स्टार्टिंग से। द फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लेट पेमेंट विद इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फीस, फाइन और पेनल्टी इज अ फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द सप्लायर, naturally bundled with the main services, main supply. It is not uncommon or unnatural for a customer to sometimes miss the late payment like of electricity, water, telecommunication, etc. तो टाइम पे बिल नहीं भरा तो 100 रुपए का पेनल्टी लेगा। Almost all the service provider across the world
प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लेट पेमेंट और लेट फाइन्स और पेनल्टी। तो सारे के सारे मार्केट में ये ट्रेंड ही चल रहा है। Even if this services is described as a service of tolerating an act of late payment, it is ancillary to naturally bundled and supplied in conjunction with the principal supply and therefore would be assessed as the principal supply। मतलब अगर आपने जो लेक्चर मैंने जो लेक्चर लिया वो टैक्सेबल है, तो उसका जो इंटरेस्ट और लेट फीस होएगा वो भी टैक्सेबल होएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने लेट भरा, उसका पेनल्टी होएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। सो अगर आपने पेमेंट मिस कर दिया, उसके लिए आपने लेट फीस भरा, तो ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब ये कंपोजिट सप्लाई होएगा। कंपोजिट सप्लाई अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो अभी आज ही आ जाएगा। और अगर कंपोजिट सप्लाई है, इसका मतलब प्रिंसिपल टैक्सेबल तो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, प्रिंसिपल एग्जाम्प्ट तो इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट। ओके। फिक्स चार्ज ऑफ पावर। फिक्स चार्ज ऑफ पावर का मतलब ये हो गया कि अगर आपका घर बंद है, आपने एक दिन भी घर ओपन नहीं किया पूरे महीने में, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, तो भी आपको मिनिमम बिल आने ही वाला है। से एग्जाम्पल 250 रुपीज का। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो 250 रुपीज तो मिनिमम बिल है ही, बट अगर उससे ज्यादा यूज किया तो एक्स्ट्रा बिल आएगा 500, 1000, 2000 जो भी आता है। बट अगर आपने घर बंद रखा और एक दिन के लिए भी अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया, तो वो आपको फिर भी 250 रुपए का बिल बना के देगा। दैट इज फिक्स्ड चार्जेस फॉर पावर। सो वेदर इसके ऊपर जीएसटी आने वाला है या नहीं आने वाला है, सिंपल है। Both the component of the price, minimum fixed charges, capacity charges and variable or energy charges are charged for supply of electricity। और since electricity exempt है, तो उसका जो फिक्स सम या फिक्स चार्जेस होएगा वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो ये एक्चुअली नेचुरली बंडल्ड ही है, जहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखता ही है मिनिमम सम चार्ज। बट ये मिनिमम सम चार्ज इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं आएगा, तो इसके ऊपर भी टैक्स आने वाला नहीं। कैंसलेशन चार्जेस। मैंने क्या किया, मैंने फ्लाइट बुक किया, मैंने रेलवे टिकट बुक किया, या मैंने कोई भी और मूवी टिकट बुक किया, और मैं एक्चुअली वो फ्लाइट में गया ही नहीं, या मैंने मूवी देखा ही नहीं। सो बहुत जगह पे उन लोग 50% पेनल्टी ले लेता है कैंसलेशन का, बहुत जगह पे 100% पेनल्टी ले लेता है एंड सो ऑन। सो अगर ये जो पेनल्टी चार्ज किया है, दैट इज कैंसलेशन चार्जेस, जो सामने वाले ने सर्विस यूज नहीं किया उसके लिए लिया। सो अमाउंट forfeited in case of non-refundable ticket of air travel or security deposit or earnest money, forfeited in case customer failing to avail travel, tour operator, hotel accommodation or such other intended supply, would be assessed at the same rate as applicable to service contract, say air transport, tour operator or other services। ये बेसिकली बेटा इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको अपने आप क्लिक होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज आप मेरे पास आए और आपने लेक्चर के लिए फीस भर दिया, फिर आपने बोला कि सर नहीं मैं तो मुंबई से शिफ्ट हो गया हूँ, दिल्ली से शिफ्ट हो गया हूँ, सपोज मेरा क्लास मुंबई में, तो मैं मुंबई से शिफ्ट हो गया हूँ, तो सर अब मुझे आपका लेक्चर अटेंड करने को नहीं मिलेगा, तो आप मुझे पैसा रिफंड दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रिफंड दे देता हूँ तो मुझे जीएसटी नहीं भरना चाहिए था, अगर भर दिया तो मुझे गवर्नमेंट रिफंड दे देगा, बराबर है। बिकॉज जीएसटी में कंसीडरेशन है तो टैक्स आता है, कंसीडरेशन नहीं है तो टैक्स नहीं आता है। सो अगर कंसीडरेशन है तो टैक्स आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो अगर मैंने अमाउंट रिफंड दे दिया तो मुझे रिफंड गवर्नमेंट देगा, नहीं दिया तो मेरे को भी रिफंड मिलने, मैंने आपको रिफंड नहीं दिया तो गवर्नमेंट भी मुझे रिफंड नहीं देगा। सिमिलरली अगर आप मेरे पास आए, आपने बोला सर लेक्चर लेने का है, आपने पैसा भी भर दिया, मैंने जीएसटी भी कलेक्ट कर लिया और मैंने गवर्नमेंट को भी दे दिया, फिर आपने बोला कि सर मैं शिफ्ट हो गया हूं तो मैं आपका लेक्चर नहीं बैठ पाऊंगा, मैंने बोला मेरा मिस्टेक नहीं है, मैंने तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा हूं, तो वो केस में मैंने आपसे पैसा जो लिया था वो आपको रिटर्न नहीं किया, फोरफिट कर लिया। सो अगर मैंने आपका अमाउंट फोरफिट कर लिया तो उसको अज्यूम होएगा कि जो सप्लाई आप करने वाले थे उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन है, तो आपको जीएसटी जो एप्लीकेबल था वो भरना ही पड़ेगा। सो आपने ट्रैवल का टिकट बुक किया, आपने ट्रैवल नहीं किया, तो जो अमाउंट फोरफिट कर लिया है उस पर टैक्स आने वाला है। आपने क्लास का फीस भरा, बाद में लेक्चर नहीं लिया, तो भी आपने जो फीस भरा उस पर जीएसटी आने वाला है। फाइन। सो दैट वाज क्लेरिफिकेशन ऑफ व्हाट।
फाइन्स एंड लिक्विडेशन डैमेजेस। सो लिक्विडेशन डैमेजेस का मतलब क्या था कि अगर मैं लेक्चर बीच में छोड़ के जाऊंगा तो मुझे क्लास वाले को 2 लाख का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेंसेशन जो मैं 2 लाख दे रहा हूँ वो मैं कोई सर्विस के अगेंस्ट नहीं दे रहा हूँ, जो लॉस सफर हो रहा है उसके अगेंस्ट दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर जीएसटी आने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर चेक बाउंस या चेक डिसऑनर हो रहा है तो मैं जो पेनल्टी भरूंगा वो कोई सर्विस लेने के अगेंस्ट पेनल्टी नहीं भर रहा हूं, वो मैं पेनल्टी भर रहा हूं बिकॉज मैंने जो चेक है वो टाइम पे ऑनर करना चाहिए था, तो वो फियर के लिए बेसिकली पेनल्टी चार्ज करते हैं। सो इट इज नॉट फॉर अ सर्विसेज बट टू डिस्करेज द बाउंसिंग ऑफ चेक, ऐसा बोल सकते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आने वाला नहीं है। ट्रैफिक रूल्स वायलेट किया, अगर आपने मिनरल ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया बियॉन्ड द अग्रीमेंट तो आप पे एक्स्ट्रा पेनल्टी आएगा। जो पेनल्टी आएगा उसके ऊपर अगेन जीएसटी नहीं आने वाला है बिकॉज कोई सर्विस सप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको वो काम नहीं करने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं बस। फोर फीचर ऑफ सैलरी, आपने बोला था कि 5 साल तक मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा, नहीं किया तो आपको बॉन्ड जो है उसके हिसाब से अमाउंट पे करके दूंगा। तो इन दैट केस अगेन टैक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉय जब छोड़ रहा है और पैसा दे रहा है तो कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ एक कंपेंसेशन पे कर रहा है। लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस, अगर आपने कोई भी सर्विसेज के लिए लेट पैसा दिया है तो वो सामने वाला इंटरेस्ट और पेनल्टी लेगा। अगर मेन सर्विस टैक्सेबल है तो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है, मेन सर्विस एग्जाम्प्ट है तो इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है। फिक्स पावर, फिक्स चार्जेस ऑफ पावर, ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए है कि आप घर बंद भी रखोगे तो भी आपको मिनिमम सम आने वाला है, तो वो जो फिक्स पावर है वो एग्जेम्प्ट है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो प्रिंसिपल होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। कैंसलेशन चार्जेस, आपने ट्रेन में ट्रैवल किया, ट्रेन का टिकट बुक किया बट उस पर ट्रैवल नहीं किया, तो जो एजेंट होएगा या जो रेलवे वाले होंगे ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए उससे कैंसलेशन चार्जेस लेंगे। इट इज टैक्सेबल अगर प्रिंसिपल टैक्सेबल था तो। फाइन। So that was from your module fines and liquidation damages.